नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि सर आप न्यूमेरिकल लगाते रहते हैं, थ्योरी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कंपटीशन में, चाहे आप नीट में जाएं, चाहे जेई में जाएं, चाहे आईटी एडवांस में जाएं, आपको न्यूमेरिकल से ही पाला पड़ता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेसिक्स अगर आपको आती है तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बेसिक्स उठाई है, आपकी एनसीईआरटी से उठाई है, एक न्यूक्लियर चैप्टर उठाया है, इस पे ही हम बात करेंगे और जो भी बेसिक्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उससे जो संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इसमें न्यूमेरिकल्स लिए जा सकते हैं उनको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। इस तरीके से जितना बेसिक आपको सीखना है उतना आप सीख भी जाएंगे और आपका न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। एम आई राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एम आई राइट? और एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नई चीज़ है। उम्मीद है पसंद आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि पूरी फिजिक्स को इस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। चलिए प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। आपके थोड़े थोड़े जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात न्यूक्लियस की बात करेंगे तो एन एटम एज न्यूक्लियस, कोई भी एटम होगा वो न्यूक्लियस रखेगी। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने लगे कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ए स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁴। जाहिर सी बात है, एक एटम है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस है तो वो छोटा ही होगा। और कहने लगे कितना छोटा होगा, कहने लगे कि लगभग 10⁻⁴, यानी कि 10⁴ से वो छोटा होगा। और एक खासियत खुसूसियत देख रहे हैं इस लाइन में, एक क्वेश्चन बन सकता है, मोर देन 99.9% मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यानी सारा का सारा एटम का मास कहाँ पे बैठा हुआ है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या समझ में आया थ्योरी में? थ्योरी में ये समझ में आया, इन चार लाइनों में ये समझ में आया कि भाई साहब हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, स्मॉलर होगा कितने टाइम? 10⁻⁴ टाइम स्मॉलर है, लार्जर नहीं है। अरे अंदर है तो छोटा ही होगा। और न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा एटम का मास होता है, करीब 99.9% होता है। बाकी आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो पूरा एटम जो है सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में रहता है। क्या कह रहे हैं? ऑन द एटॉमिक स्केल मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप AMU के नाम से जानते हैं, डिफाइन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, या उसको AU भी कहते हैं। एटॉमिक, या आपने कहा ये एटम की यूनिट है। ये किसके बराबर होती है? ये भैया जो आपके पास कार्बन एटम है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसका जो मास होता है उसके 1/12 के बराबर होती है। समझ रहे हैं? यानी जो 1 एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन में कई आइसोटोप होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो 12C है उसका जो मास है उसके 12 टाइम होता है। कहीं लगभग ये यूनिट किसके बराबर होती? काम देगी बेटा। ये होती है, याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, मास की बात चल रही है तो किस में होगा बेटा? kg में होगा। और लगभग आप देख रहे हैं कि जितना मास थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है ना? हाँ, ये न्यूट्रॉन के मास के आसपास कह रहे हैं, तो न्यूट्रॉन का जो मास है उसके आसपास आपको मिल रहा है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर मिल रहा है। न्यूक्लियस कंटेंट्स ए न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। बहुत सही बात है। अगर पूछा जाए कि साहब ये एटम है
एम ए राइट? और इसके अंदर ये न्यूक्लियस रह रहा है। तो इस घर में कौन कौन रहते हैं? कहीं इस घर में ये आपका एटम हुआ बेटा, और ये आपका उसके अंदर न्यूक्लियस हुआ। ठीक, कहीं इसके अंदर जो आपके स्तर पे है नोन है उसमें 2 लोग रहते हैं। कहीं कौन कौन? एक साहब प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन साहब रहते हैं, और एक न्यूट्रॉन साहब रहते हैं। तो बोला गया है कि न्यूक्लियाई कंटेंट न्यूट्रल पार्टिकल, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मास इज ऑलमोस्ट सेम एज प्रोटॉन, जितना मास इनका होता है प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, यानी मास रखते हैं चार्ज नहीं रखते हैं। बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है, और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है। एम आई राइट? क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है भाई साहब? इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना आपका प्रोटॉन है, समझ रहे हैं बेटा, जितना आपका प्रोटॉन है वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक आपको ध्यान में रखना है फंडामेंटली एटॉमिक नंबर, और दूसरा मास नंबर। तो 2 नंबर ध्यान रखने हैं, एक तो आपको मास नंबर और एक एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो एटम मास नंबर होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को आप बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मास नंबर है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और जो एटॉमिक नंबर है वो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि जेड के बराबर है। ये 2 फंडामेंटल चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद पहली दफे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी उनके यहाँ न्यूक्लियाई पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन एक बार कथा सुनने में कोई परहेज मत कीजिएगा। जब ये बातें सर बताएं तो कहिएगा हाँ ये तो बात सोती सर ने हमको ऑनलाइन फिजिक्स फंडा में जब हम देख रहे थे तब बताया था। आइए सर आगे चलते हैं। कहने लगे एक न्यूक्लियाई स्पेसीज ऑफ आर्यन न्यूक्लियाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना। देखिए अगर आपको कोई केमिकल है उसको रिप्रेजेंट करना है तो केमिकल का सिंबल हम लोग एक्स से लेते हैं। अब यहाँ 2 बातें होती हैं, एक आप जेड देखते होंगे और आप एक ए देखते होंगे। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। मैंने आपको यहाँ बताया ही था, 10th लेवल पे इतना आप पढ़ के आते भी हैं, इतना आपने पढ़ा भी है। एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। तो अगर कोई केमिकल है उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप जनरली कन्वेंशनल है, उसको जो केमिकल सिंबल है उसको एक्स से कर देते हैं। अरे आपको जैसे एल्युमिनियम है तो ये आपका एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे आपका मास नंबर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया बेटा? एटॉमिक नंबर हो गया। वही कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, और आइसोटोन्स क्या होते हैं। अगर जेड इक्वल है यानी एटॉमिक नंबर इक्वल है, ठीक है, कोई आपके पास ऐसी न्यूक्लियाइड हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे आप हाइड्रोजन में देखते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेनियम, ट्रिटिनियम। तो हाइड्रोजन में आप देखते हैं सबका क्या हो गया? अगर आपके पास एटॉमिक नंबर जेड सबका सेम है, ये आपका भले डिफरेंट हो जाए, समझ रहे हैं। अगर हम एक जनरल फॉर्म में लें, रिप्रेजेंट करें, कोई हमारे पास एक केमिकल है जिसको हम जनरल एक्स से कर रहे हैं, अगर इन सबका जेड सेम है, समझ रहे हैं बेटा, जेड इज सेम, दिख रहा है, सबसे ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, A1 A2 A3, यानी मास नंबर डिफरेंट है,
तब ये क्या कहलाएंगे बेटा, तब ये आइसोटोप कहलाएंगे। अगर सेम नंबर होता, मास नंबर सेम है, ये आपके भले डिफरेंट हो सकते हैं, अगर मास नंबर सेम है तो आपको आइसोबार मिलेगा, एम आई राइट। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास x है जिसमें न्यूट्रॉन की नंबर की सेम है, क्योंकि आप जानते हैं n किसको डिनोट करता है बेटा, इधर देखो बोर्ड में n लिखा है, n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉनों की संख्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेम न्यूट्रॉन्स हुए तो आइसोट्रॉन्स, सेम ए हुआ, मास नंबर हुआ तो आइसोबार, सेम एटॉमिक नंबर हुआ तो आइसोटोप। इन तीन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, दिमाग में रखिएगा, एम आई राइट। कि आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार क्या होते हैं, सेम मास नंबर, आइसोटोन क्या होते हैं, अगर उन दोनों का सेम, उन दोनों केमिकल में अगर सेम न्यूट्रॉन हो। चले बेटा आगे। आपने कहा कि सर मोस्ट एलिमेंट आर मिक्सचर ऑफ 2 या मोर आइसोटोप्स, बहुत से होते हैं जितने भी आपके एलिमेंट्स मिल रहे हैं धरती पे, उनके पास 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप हो सकते हैं। अब आपके सामने समस्या आई, क्या लगे ये X था, ये A1 था, ये A2 था और ये A3 था। Z यानी कि एटॉमिक नंबर आपके पास बराबर है, तो क्या हो गया बेटा, आपके आइसोटोप हो गए, लेकिन वेट अलग अलग हो गया। तो कह लगे इस आइसोटोप का हम वेट कितना लेंगे, तो कुछ नहीं करते हैं, वेट की एवरेजिंग ले लेते हैं। मान लीजिए 3 थे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 जोड़ के उसको एवरेजिंग करना है, यानी 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना है। तो आपने कहा सर आइसोटोप्स हैं तो एटॉमिक नंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सेम होएंगे ही। कहीं साहब मास कितना लेंगे, क्या लगे कुछ नहीं, उनका जो है एवरेज ले लेंगे, उसको हम लोग वेट एवरेज कहते हैं और वही एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, द मासेस आर रिलेटिवली एविडेंस ऑफ द आइसोटोप। ठीक है, एविडेंस मतलब बहुत सारा उपलब्ध रहता है। यहां से देखिए आपको 2 नहीं 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते नजर आ रहे हैं। कोई पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो आप क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल थोड़ी ना कहेंगे, इलिप्टिकल थोड़ी ना कहेंगे, पैराबोलिक थोड़ी ना कहेंगे, आप कहेंगे सोती सर ने पढ़ा दिया था एनसीईआरटी किताब से, उसमें साफ साफ लिखा है स्फेरिकल होता है। तो बड़ा आनंद आ रहा है यार इसको पढ़ाने में कि इससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन रहे। कहीं नहीं, ये गुरु पता कैसे लगाया, इस स्फेरिकल है तो उसका कोई रेडियस होगा, बिल्कुल। एक एक्सपेरिमेंट है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका न्यूक्लियस भी निकाल लेते हैं वैज्ञानिक लोग। हम या आप क्या करेंगे भाई, वैज्ञानिकों का काम है, करने दीजिए। कहने लगे कि अच्छा रेडियाई निकाल रहे हो तो कोई फार्मूला तो होगा, कहना हाँ है। क्या है, R = R0 A1/3। R रेडियस हो गया, R0 एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। A आप जानते हैं मास नंबर हो गया, उसका 1/3 आप ले लेंगे। R0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पूछी नहीं जाएगी, फिर भी ध्यान रखिए 1/2 फर्मी की होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी होती है, क्या वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए रेडियस तो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है और मास नंबर का 1/3 होता है, पावर का 1/3 गुणा नहीं है, पावर है, A की 1/3। तो डेंसिटी जो है मास नंबर पे नहीं डिपेंड करती है। और हमको दिख रहा है ऑर्डर वैज्ञानिकों ने निकाल लिया 10⁻17 kg/m³, बहुत होती है, यानी हाईली डेंसिटी है उसकी न्यूक्लियस की। तो इस पे देखिए आपको 4 सवाल बनने हैं। शेप स्फेरिकल कैसे मिला, इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट से मिला। फार्मूला क्या है, R = R0 A⁻1/3। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अभी हम आपको आगे यहाँ पे लगवा भी दूंगा, ठीक।
और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या मास नंबर पे डिपेंड करती है? नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। और ये सवाल को पूछे भी गए हैं और ऑर्डर नहीं पूछा गया। R0 और 10⁻17 kg पर मीटर की ये नहीं पूछा गया, इनका कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी आपको जो है 4 सवाल यहाँ से बड़े अच्छे साइंटिफिक बनते आ रहे। तो आइए, आपने कहा हम रेडियस निकाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने फार्मूला बता दिया, R0 a की पावर 1/3। तो एक काम कर लेते हैं, कहीं ये सवाल लगा लीजिए। तो कहने लगे सर हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है रेडियस का, रेडियाई का, किसका? एल्युमिनियम का। R0 तो सबके लिए कांस्टेंट है, इसका एटॉमिक मास की 1/3 एम ए राइट। तो आपने कहा R0 ये आपका A होता है, ये आपका Z होता है। इतना तो मालूम ही है आपका कि ये A होता है, एल्युमिनियम है, ये Z है। तो ये मास नंबर है, मास नंबर 27, 1/3 T। ये हो गया इसका मास नंबर की 1/3। तो R0 कांस्टेंट रहेगा, इसका मास नंबर है 125। रेशियो का मतलब डिवाइड यानी कि भाग करना। इसको आप जानते हैं 27, 3 त्रिक का 9 तिया 27 यानी 3 का क्यूब। आपके लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम इतना करते नहीं है बायोलॉजी वालों के लिए। कर दीजिए तो 3/5। अब आप परेशान कि 3/5 तो मिल नहीं रहा है, मारे जल्दी लड़का चौथा कराएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? थोड़ी सी दिमाग लगा देंगे। अगर इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये बड़े बदतमीज हैं कि रेडियाई ऑफ Al यानी एल्युमिनियम रेडियाई ऑफ Te का जो रेशियो है वो 6:10 यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फार्मूला भी आपको आता था, आपने रूट भी निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया, रूट तो 1/2 होता है। आपने क्यूबिक निकाल लिया, क्यूब रूट निकाल लिया यानी 1/3 निकाल लिया। उसके बावजूद भी आप सवाल गलत कराए। आपने सोचा होगा कहीं जल्दी में ऊपर नीचे हो गया, 5:3 वाला कर आए जो कि गलत है। आपको रेशियो साफ साफ क्या है? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई Al और Te का, यानी ऊपर क्या रहेगा? एल्युमिनियम, नीचे Te। तो ऐसे में आप इस तरीके के फैक्टरों से गुणा करके भी आप उस आंसर के पास पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर वाउंड टू बी न्यूक्लियाई बाय द शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और शॉर्ट रेंज होते हैं। जब आप डिटेल थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो इसका एक ग्राफ खींच के बताया जाता है, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ बात समरी की चल रही है कि मिनिमम कितनी थ्योरी याद करें कि मेरा काम बन जाए, तो वो इतनी है कि जो शॉर्ट रेंज याद रखिएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये लाइन अच्छी है, इसका बहुत ज्यादा आपको शायद क्वेश्चन ना मिले। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये आप समझ नहीं पा रहे, इतना समझ जाए तो नोबेल प्राइज मिल जाए कि भाई साहब न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है या प्रोटॉन के बीच में लग रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। तो जो भी न्यूक्लियर फोर्स निकाले गए हैं जो शॉर्ट रेंज है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, उससे डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा कि ये दो फोर्स किन के बीच में लग रहा है, ये फोर्स किन पार्टिकलों के बीच में लग रहा है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, वो इकट्ठा है। बाद में किया है, काफ़ी लोगों ने काम किए हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस पे बहुत काम नहीं हो पाया है। ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा चीज है, इस पे सवाल भी बड़े अच्छे बनते हैं। देख, ए न्यूक्लियस हैज मास m। अगर हम ये मान ले कि ये मेरा न्यूक्लियस है, सबसे ऊपर देखो बेटा एक गोला बनाया और इसका मास कैपिटल M है। इसके अंदर न्यूट्रॉन भी रहते होंगे, कुछ प्रोटॉन भी रहते होंगे, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ठीक, अब आप गिन लीजिए कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, सबका मास वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है और उन मासों का इन्होंने सिग्मा कर लिया कि साहब हमारे पास इतने प्रोटॉन हैं और इतने न्यूट्रॉन हैं, उनका गुणा करके जोड़ लिया।
लेकिन जब जोड़ा करा तो देखा ये दोनों बराबर नहीं निकले। भाई अगर एक न्यूक्लियस है, उसने आपको पूरा तौल लिया, आपने कहीं भैया तराजू में इनको तौल लो, उसका मास m निकला, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल रहे हैं, सबके मास मालूम है, इनका गुणा करके इनको जोड़ लिया, ये आ रहा है, तो ये बराबर इसके होना चाहिए। मान लीजिए एक घर में 10 लोग रहते हैं, आपने 10 को एक साथ तराजू में बैठा लिया, उनका मास निकाला, कैपिटल M निकला। अब सबको अलग अलग जोड़ा, अलग अलग मास निकाल के जोड़ा, तो उनका सिग्मा m आया, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो नहीं होते हैं। तो जो डिफरेंस आता है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, कि भाई साहब ये जो डिफरेंस आ रहा है कि हमने अलग अलग जोड़ा, वो कहीं ज्यादा है कुल मास से, तो ये जो अंतर है, यही जो अंतर है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। आइंस्टीन वाले बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशनशिप इसी से निकाला। कहने लगे जो ये जो मास का डिफरेंस है वो ड्यू टू एनर्जी के कारण है। लोग सोचते हैं कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट, यानी आपने सुना होगा E=mc², उस पे नहीं मिला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में E=h पे, उस पे मिला है। तो आइंस्टीन की ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि साहब की जो मास डिफेक्ट आया है, उन्होंने कहा ये जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, और इसी की वजह से जो है न्यूक्लियस में एनर्जी होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है। तो वही हम जो आप बता रहे थे कि प्रोटॉन कितने होते हैं, आपने कहा साहब Z होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मालूम है, और आपने कहा A यानी मास नंबर, कहने लगे इतने हमारे पास Z यानी प्रोटॉन है और इतने हमारे पास न्यूट्रॉन है, सबकी संख्याओं को जोड़ लिया। अब n निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, Z को इधर ले आओगे तो A माइनस Z हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा, उससे प्रोटॉन के मास से गुणा कर दिया और ये डिफेक्ट। और अगर हम इसको एनर्जी से गुणा कर ले, यानी c² से गुणा कर लें, तो ये हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आइंस्टीन की यही मास एनर्जी रिलेशनशिप थी, जिसको कि उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी कहा। गुरु इसी एनर्जी की वजह से अगर हम जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, मेरे अंदर एनर्जी है ना, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप हमको भैंसा कुंड में छोड़ आएंगे, जला देंगे, फूंक देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मास डिफेक्ट है वही एनर्जी है। अगर उसको अमाउंट कितना होगा, कहीं c² से गुणा कर लीजिए, उतना अमाउंट होगा, तो मिलता भी है भैया, बड़े आदमी। इन्होंने कहा कि यही एनर्जी जिसकी वजह से ये बाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, और इसी को इन्होंने कहा एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी बाइंडिंग है, इसको B का है, बाइंडिंग एनर्जी का है। और इन्होंने इसका देखा, बहुत सारे एलिमेंट मिले आपके पास, तो इन्होंने जो ग्राफ खींचा है, आप किताब में आपने देखा होगा, ग्राफ खींचा होगा, आपके लोकल गुरु भी वो ग्राफ खींच के दिखाएंगे। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा, मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, और ये बताऊंगा कि इस पे जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि इन द मास रेंज, जिसका मास नंबर 30 to 170 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली कांस्टेंट। पूछेगा कि किन एलिमेंटों की बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो आप कौन सा टिक करेगा, एटॉमिक मास, मास नंबर 30 से 170 कितनी होती है, ये शायद ना पूछे, लेकिन आप जान लीजिए कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। इसी का वजह है कि आप देखते हैं जो हैवी एटॉमिक मास नंबर वाले होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, और जो कम वाले होते हैं उनके अंदर फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। इनकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है और बहुत होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 30 to 170 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है और रफली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर के बराबर है। आइए देखिए, एनसीईआरटी ने देखिए आपको सवाल पूछ डाला, कहने लगे कि मास जो है 0.5 ग्राम है। मास के साथ जी आता है तो सोती सर ने क्या बताया बेटा, ग्राम,
और W के साथ अगर G आता तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं, इस W और M का मतलब समझिए। M के साथ ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बनाना सिखा दिया था सर ने, ठीक। और W यानी वेट के साथ G, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी बराबर आप जानते हैं mc स्क्वायर। m आपको दिया था, c स्क्वायर यानी c होता है 3 इंटू 10⁻⁸, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ 3 का स्क्वायर 9, 8 का दुगना हो जाएगा 16, 9 पंजे 45, 3 घटा दीजिए 13 एनर्जी जूल। 4.5 इंटू 10⁻13, अरे पहले ही मिल गया। जय माता दी, आपका काम प्रभु ने बना दिया। तो देख रहे हैं बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ से आया है, मास डिफेक्ट से ही एनर्जी निकली है। मास डिफेक्ट में इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अरे भाई साहब अलग अलग सबको तौल लो, जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियाई में, और जो टोटल मास है घटा दो, वही आपका मास डिफेक्ट है। एम आई राइट? एक लाइन और अच्छी है, इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर प्रोसेस इज अबाउट मिलियंस टाइम लार्जर देन केमिकल। इसीलिए सारे देश, पाकिस्तान कहता है एटॉमिक पावर है, एटमिक पावर है यानी उनके पास भले ही कुछ ना हो लेकिन जो है वो बताते हैं कि जो केमिकल बम है उससे मिलियंस टाइम ज़्यादा आपकी न्यूक्लियर बम की ताकत होती है, ये कहना चाहता है दुनिया। आप ये समझिए बड़े काम की चीज़ है, ये जनरली ओवरलुक करते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं और शायद कुछ गुरुजी इसको हवा में ले लेते हैं, ठीक नहीं है। अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे, ये वाला, ठीक, एग्जाम्पलर का है, समझिए। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस? आप ध्यान रखिएगा, कहीं क्यू वैल्यू कहीं कुछ नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा क्यू वैल्यू कहलाती है। और ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इट इज आल्सो नोन कि साहब एनर्जी है, तो अभी आपने देखा था आइंस्टीन साहब ने c स्क्वायर से गुणा कर दिया तो काम हो गया था, ठीक। अब देख लिए आप क्या कीजिए, मास ऑफ इनिशियल, सम ऑफ इनिशियल मासेस, कोई होगा आपके पास एलिमेंट जिसको आप क्या कहते हैं, पेरेंट, वो उसी में से डिके होता है तो उसको डॉटर कहते हैं। तो सम ऑफ इनिशियल मास, पहले मास कितना था, माइनस सम ऑफ द फाइनल मास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी mc स्क्वायर होती है, तो अगर मास मालूम है c से स्क्वायर कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्यू वैल्यूम ध्यान रखना कि अगर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो फार्मूला क्या, कौन सा टिक करके आना, फाइनल माइनस इनिशियल। और लेकिन जब कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की बात आई तो इन सबको क्या ध्यान रखना, सम ऑफ इनिशियल मास, यानी कि फाइनल काइनेटिक नहीं, मास इनिशियल में से मास फाइनल घटेगा फिर c स्क्वायर से गुणा होगा। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, बट इन टर्म ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन तो सम ऑफ इनिशियल मास माइनस सम ऑफ फाइनल मास इंटू c स्क्वायर। इस पे देखिए, ये सवाल एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पलर आप समझते हैं, यहाँ नहीं रखी है, कहीं दाएं बाएं रखी है। एग्जाम्पलर का मतलब है कि आपके पास एक ऐसी किताब है कि एनसीईआरटी का यही सवाल कंपटीशन पूछेंगे, इस प्रकार के पूछेंगे, यही नहीं इस प्रकार के, ठीक। क्या कह रहे हैं, कहने लगे साहब हमारे पास mx है इनिशियली, my क्या है फाइनली, डिनोट द एटॉमिक मासेस ऑफ पेरेंट, पेरेंट मतलब इनिशियल हो गया, अरे भैया बाप होंगे तभी तो बच्चे होंगे, एंड द डॉटर न्यूक्लियर रिप्रेजेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके, सही बात है। पेरेंट mx है और डॉटर my है, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब देखिए इसमें Q वैल्यू ऑफ ए बीटा माइनस डिके जो है Q1 है और बीटा प्लस को Q2 एनर्जी बताया है। इफ me क्या है, कैन me इज द डिनोट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन विच इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपने कहा कि सोती सर की जय, अभी अभी सिखाए हैं इस वाली उसमें कि भैया सम ऑफ इनिशियल मासेस माइनस सम ऑफ फाइनल मासेस को c से स्क्वायर से गुणा कर देना, क्यों निकल आएगा। तो पहले में क्या था,
पिताजी mx थे और ये y थे, घटा दिया, पहले में से इतना c², चलो q1 आ गया। जब q2 में पहुंचे तो आप क्या घटा सकते हैं, पहले में से इनिशियल और सम ऑफ फाइनल, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है, जब ये प्लस होगा तो जब घटाएंगे खोलेंगे तो ये माइनस ये स्क्वायर, तो आपको पहला ही सही मिल गया। दूसरे में देखें सम माइनस इतना सही है। अरे भाई जब कोई डिके होगा तभी तो बनेगा, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। पहला ठीक हो गया, पहला मास इतना मास, दूसरे में गए, जुड़ेगा थोड़ी ना भाई। अगर कोई चीज निकली है तो जब आप घटाओगे तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकती। आपने कहा चलिए माइनस तो कर दी, लेकिन भैया इनिशियली तो यहाँ से यहाँ गए हैं ना। Q1 आपका क्या है बेटा, बीटा डीके, माइनस बीटा डीके Q1 है, एंड दैट ऑफ द बीटा डीके ऑफ Q2 है। ठीक, तो पहला वाला याद कर लीजिए और इसको जाके कराइएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा? आप थ्योरी चिल्ला रहे थे, तो हमने कोशिश की कि किसी तरीके से आपको उस बेस पे ले आए,